1000 वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त हुआ कि हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक उस स्थान पर बना सकें। आप आश्चर्य करेंगे, ये गुलामी नहीं तो क्या है। जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मारा था, उस स्थान पर सालार मसूद का मेला तो लगता था, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नहीं लगता था। भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए जिस महाराज सुहेलदेव ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई स्मरण ही नहीं करता था। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का, मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अवंती बाई पर, वीरांगना अवंती बाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेलदेव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोगों ने एक काव्य पाठ के माध्यम से वह प्रस्तुति
देखी है, लेकिन ये अगर नाटक के माध्यम से आए, इसकी प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से हो, और प्रभावी हो सकती है। हमें देना होगा। क्या उम्र होती है? 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में वो वीरांगना लड़ती है, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देती है, और 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिशर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 58 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है। 57 में नहीं, 57 में तो ब्रिटिशर भाग खड़े हुए थे। ऐसे ही वीरांगना अवंतीबाई के साथ हुआ। 57 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा था। 1858 में उन्होंने धोखे से उनको मारा था। उम्र क्या थी? 26 साल। क्या उम्र होती है? 26 साल। और उस समय देश और मातृभूमि के लिए लोग लड़ रहे हैं। अगर हम इन्हें मंचन के माध्यम से प्रस्तुत करें, ऐसे अनेक नायक हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे। आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी। शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे, आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतीय नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला। आपने तो भारतीय नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा उसका माध्यम बना था। उन्होंने इसके माध्यम से जिस जन चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया था, अद्भुत था, अद्भुत था। और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। आप यहां पे जो कार्यक्रम चला रहे हैं, डिप्लोमा का कार्यक्रम चला रहे हैं, 20 के आप 2 बैच चाहते हैं, समस्या उसकी नहीं है, सरकार उसको देगी, उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। और मैंने तो इनको भी कहा है अपर मुख्य सचिव से कि आप किराए पे क्यों लेते हैं, भारतीय नाट्य अकादमी को ही छात्रावास बना करके दीजिए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो अपना चलाएं, अकादमी के अंदर उसको चलाएं। भाई ठीक है, अभी तो आप जैसा दानशील है तो उनको पैसा दे दे रहा, कल उनका पैसा भी बंद कर देगा। भाई कोई ऐसा महापुरुष आ ही गया तो वो भी बंद कर देगा। इसलिए भारतीय नाट्य अकादमी को दे दीजिए, आप उनको खरीद के दे दीजिए, नगर विकास से बातचीत करो, उनसे पैसा लो, या नहीं तो उनके स्वयं के केंद्र में उसको बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उनके नाम पे ये नाट्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, याद करिए उन्होंने उस समय अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जो जन चेतना का जागरण किया था। गोरखपुर में कुछ कलाकार हैं
हम लोगों ने उनके लिए प्रेक्षागृह वहां बनाया है। वहां के कलाकार लगातार 1975 से वे भी एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना मंचन करते थे। उस पेड़ के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, वो 12-15 कलाकार वहां आकर के हर शनिवार को या रविवार को, मैं उनके यहां 2-3 बार उन कार्यक्रमों में गया था, वहां पे आकर के मैं देखता था वहां पेड़ के नीचे एकदम रोडवेज बस स्टेशन के सामने, कार्मल स्कूल के एकदम ठीक सामने, वहां पर वे लोग प्रतिदिन आकर, उस दिन सप्ताह में एक दिन आकर के अपना मंचन वे लोग करते थे। और उनकी मांग होती थी कि एक प्रेक्षागृह बने। हमने वहां प्रेक्षागृह बनाया। उन कलाकारों को मैं कभी कभी बुलाता हूं क्योंकि उनकी प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर जो 1881 में उन्होंने रचा था, अंधेर नगरी, ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का और उस समय की उनकी संवेदनहीनता का एक प्रमाण है। याद करिए कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना को मजबूती बनाने के लिए जो कार्य उस समय उन्होंने कहा था, 1875 में, इससे पहले भारत दुर्दशा पर भी उन्होंने एक नाटक लिखा था। आप सोचो उस समय की प्रस्तुति को कैसे उन्होंने अपने साहित्यिक कृति के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता की अलग को जगाने का काम, स्वाधीनता केवल मंचों पे भाषण देने से नहीं, केवल नारे से नहीं, मंचन और रंगमंच के माध्यम से भी, उन नाटकों के माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और यह कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय करके दिखाया था। और ऐसा नहीं कि उस समय ही रहा हो। आप जब जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त को देखते हैं, उसमें भी तो उन्होंने जो 1928 में स्कंदगुप्त को और चंद्रगुप्त 1931 में, ये भी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बने थे। देश गुलाम है और उस समय इस चेतना को जागरूक करके, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश हुकूमत की चाटुकारिता करते थे। इस सत्ता का अवगुण होता है, लेकिन सच बोलने का साहस, सच करने का साहस, और वह अपनी साहित्यिक कृति के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, उन्होंने उस समय चंद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध गीत था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, मुझे लगता है कि हर भारतीय आज भी गाता है। यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और आप देखते होंगे, मैं तो विधानसभा के सत्र के दौरान और अक्सर भी सदन में भी इन बातों को बार बार उठाता हूं, जब रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की कुछ पंक्तियों को उठाने का प्रयास करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने देश के आपातकाल के दौरान अपनी रचना के माध्यम से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका जो आह्वान किया था, वो साहित्यिक कृति समाज की जनचेतना को जागरूक करती है। कैसे पूरा समाज उसके साथ अपने आप तारतम्य बिठा करके आगे बढ़ता है, यह हम लोगों ने उस समय देखी है। और उनकी कृतियों को अगर आप देखेंगे आज भी, अभी हम लोगों ने 23 से 24 से ही यहां पे 3 दिन का हमने रस्म रथी का और 3 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उन कृतियों पर आधारित एक कार्यक्रम हम लोगों ने यहां लखनऊ में रखने के लिए मैंने बोला है। और मैं संस्कृति विभाग से ही बोलूंगा कि उस पूरी टीम को मैंने कृषि मंत्री को लगाया है इसमें, कि वे वहां लग करके उन लोगों को बुलाएं, उसका मंचन करें, युवाओं को जोड़ें, राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और 3 दिनों तक वह कार्यक्रम लखनऊ में चलेगा।
अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।